हेलो दोस्तों। मैं अंशु राजगुरु अपने YouTube चैनल वैष्णवी आईएएस के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कल हम क्लास नहीं ले पाए क्योंकि आप जानते ही थे कल लाइट चली गई थी। लेकिन आज हम अपना क्लास ले रहे हैं और आपको आज मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3। मौलिक अधिकार आप जानते भी होंगे, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते भी आए होंगे। बहुत सारे टीचरों को भी आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार क्या है, कैसे है, कब शुरू किया गया, मौलिक अधिकारों के लिए कितनी जंगें हुई। ठीक है, और इस तमाम बातों को हम एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार जो आपके जन्म से ही जुड़ा है, मूल अधिकार, जिसे मूल अधिकार भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। ये वही अधिकार है जिसके लिए सदा जंग हुआ। इतिहास साक्षी है, आपने देखा होगा, चाहे 1917 की रूसी क्रांति रही हो या फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति रही हो, 1776 की अमेरिकी क्रांति रही होगी, या फिर 1857 की हिंदुस्तान की 1857 की क्रांति हुई। सबके पीछे क्या था? ये वही अधिकार थे। सबके पीछे सिर्फ अधिकार ही थे, अधिकार। ठीक है, और अधिकारों के लिए जंग हर एक युग में हुआ है। हर एक युग में 5वीं सदी से लेकर आज तक अधिकारों की जंग हो रही है। यहां तक कि भाई भाई के बीच भी अधिकारों को ले ही जंग हो रही है। आए दिन आपने देखा होगा, कोई 1 बिस्सा के लिए, 2 बिस्सा के लिए, 1 बीघा के लिए, 2 इंच 4 इंच की जमीनों के लिए लोग झगड़ा कर ले जाते हैं। क्रांति होती है। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई उसके पीछे यही था, अधिकार। यानी समाज के सभी चीजों पर, सभी दुर्लभ संसाधनों पर आपका अधिकार हो जाए, हर चीज आपके स्वामित्व में हो जाए। और इसीलिए हर जगह अधिकारों को लेकर जंग हुआ। और एक जमाना हुआ करता था कि बड़े बड़े सामंतवादी ताकतें थी, कुलीन वर्ग की ताकतें थी, अधिनायक तंत्र था, तानाशाही तंत्र था, वो सभी आम आदमी के अधिकारों को रौंद देता था और आम आदमी को अधिकार नहीं मिला हुआ था। और उसी अधिकारों की जंग हर जगह हुई, चाहे वो जर्मनी में हुई हो, चाहे वो अमेरिका में हुई हो, फ्रांस में हुई हो, इटली में हुई हो, आपके भारत में हुई हो, सब अधिकारों के लिए जंग हुआ था। रूसो एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ करता था, नाम सुने होंगे रूसो का। और रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन उसके जन्म से ही उसके अधिकार जुड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे अधिकार जुड़ जाते हैं जिसे कोई भी ना छीन सकता है, ना दबा सकता है, ना रोक सकता है। विच कैन नॉट बी चेक्ड, उसे न रोक सकता है, न दबा सकता है, न खत्म कर सकता है। जीवन से जुड़े हुए अधिकार होते हैं, यानी उसके जीवन से ही जुड़ जाते हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, चलने का अधिकार, सोने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कहीं स्थायी निवास बनाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार। और उसे कोई कभी भी किसी भी हालत में, चाहे अधिनायक तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, या फिर कोई तानाशाही तंत्र हो, कभी खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि कुछ अधिकार आपके नैसर्गिक हैं, प्राकृतिक हैं, वो अधिकार आपके जन्म से ही जुड़ जाते हैं। उसी अधिकारों की व्याख्या हम आज करेंगे। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और यही मौलिक अधिकार के कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं आपके, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, एक ऐसे अनुच्छेद थे जो हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दिए, राजनीति की सीरत और सूरत दोनों बदल दिया। और आज इसी मौलिक अधिकारों पर हिंदुस्तान की राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती हैं, कभी इस पक्ष के द्वारा तो कभी उस पक्ष के द्वारा। जिसको जितना जितना अधिकार मिला गया संविधान के अनुसार, क्या उतना अधिकार किसी को प्राप्त हुआ? कई लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं हुए। कई अधिकारों पर युक्ति निर्बंधन लगाया गया, कई अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। आप जो करना चाहे वो नहीं कर सके। राज्य का प्रतिबंध भी है मौलिक अधिकारों पर, कुछ मामलों में सब आपको बताया जाएगा। और अधिकारों की जंग के लिए ही पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का एक केंद्र बना हुआ है अधिकार। तो इसी पर थोड़ा सा सरसरी निगाह डालेंगे, चलेंगे। आज इसको हम देखेंगे कि आखिर है क्या ये अधिकार। ठीक है, भाग 3 इसे कहते हैं, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इसको मूल अधिकार भी कहते हैं,
या मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद आपके 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में दिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया? पहली बार आप सुने होंगे मौलिक अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा भी भारत का कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्ट का अधिकार पहले, सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आ गया? 1215 में। ध्यान से सुनिएगा, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज जॉन ने, का नाम था जॉर्ज जॉन, 1215 में अपने राज्य के कुछ नागरिकों को आंशिक रूप से कुछ स्वतंत्रता और कुछ अधिकार दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा, यानी अधिकार पत्र। उसी के माध्यम से अपने राज्य के कुछ लोगों को उन्होंने क्या दिया? अधिकार दिया। अच्छा, इसी के बाद कहा जाता है कि 1689 में ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बिल ऑफ राइट्स, एक अधिकार पत्र अधिनियम पेश किया, और उस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन में जितने भी सम्राट या जितने भी राजा महाराजा लोग हुए, वो समय समय पर अपने राज्य के नागरिकों को कुछ न कुछ इसी अधिकार पत्र के माध्यम से कुछ न कुछ अधिकार, स्वतंत्रता हमेशा देते रहे। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर हम दूसरे देशों में चलें तो फ्रांस में आपने देखा होगा 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। नाम सुने होंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन लुई 16वां के खिलाफ। लुई 14वां जो कहा करता था आई एम द स्टेट, उसी का भाई लुई 16वां के खिलाफ ये 1700 क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इक्वलिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी। और यही चीज 1789 में जब फ्रांसीसी की क्रांति हुई, तो इस क्रांति का भी उद्देश्य यही था, अधिकारों की प्राप्ति। और उस समय मानवों के अधिकार और मानवों के गरिमा के पत्र, घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे अधिकार और मानव गरिमा घोषणा पत्र का नाम दिया गया। और इसी के आधार पर फ्रांस में भी क्रांति हुई, और फ्रांस के संविधान में भी मौलिक अधिकारों को इसी ढंग से जोड़ा गया। अगर आप अमेरिका में देखेंगे, आधुनिक विश्व के संविधान में, आधुनिक विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान हमने पढ़ाया था। अगर अमेरिका में देखेंगे, जब अमेरिका का संविधान बना था तो उस समय अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं जोड़ा गया, लेकिन बाद में अमेरिका के संविधान में 1791 में, ठीक है, 1791 में मौलिक अधिकार जोड़े गए। ये मौलिक अधिकार जोड़े गए भैया, ये मौलिक अधिकार 1791 में अमेरिका के संविधान में जोड़े गए। टाटा मैकग्रा हिल की किताबों से सब लिया गया है, आप पढ़ सकते हैं उसको। किसी अन्य किताबों में दिया गया उससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। आप अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, उसमें यही दिया गया है। इसलिए बता रहे हैं, कहेंगे इसको 1789 भी दिया गया है, लेकिन आपको 1791 में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। और यहीं से, और इसका प्रारूप प्रोफेसर जेफरसन ने बनाया, और यहीं से भारत ने मौलिक अधिकारों की क्या किया? मौलिक अधिकारों के उपबंध को अपने देश के संविधान में समाहित किया। ठीक है, यानी पूरे दुनिया में मौलिक अधिकारों की मांग हुई। मानवीय गरिमा होती है भाई, मानवीय गरिमा होती है, सबको अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सभी लोगों के पास होना चाहिए। और अब ऐसा नहीं कि समाज के दुर्लभ संसाधनों पर सिर्फ अमीर लोगों का हक हो, किसी गरीब को न, क्षितिज पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक भी सब अधिकार होने चाहिए, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, या फिर आपके आर्थिक अधिकार हो, सभी प्रकार के अधिकार उनको मिलने चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होता है। एक रिक्शा वाला भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होता है। एक राजा से सब अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी एक रंक से अच्छा व्यवहार करके देखिए, वो भी अपने अधिकारों का मांग करता है। एक रंक भी, एक रिक्शा वाला भी चाहता है, एक ठेला वाला भी चाहता है कि हमें बहुत सारे अधिकार मिले। और उसी अधिकारों के लिए भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। ये हमने विश्व के संदर्भ में बताया था। अब चलते हैं भारत के संदर्भ में। अगर भारत के संदर्भ में हम लोग देखें, अगर मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को भारत के संदर्भ में देखें, तो ये भी बड़ा प्रोसेस में आता है। सबसे पहले 1895 में एक विधेयक पास किया गया था, जिसका नाम था संविधान विधेयक।
और इसी संविधान विधेयक में पहली बार भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। पहली बार 1895 में संविधान विधेयक पास किया गया और उसी समय भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। ठीक है। इसके बाद 1917 में और 18 में 1917 और 18 में भी कांग्रेस के मंचों से मौलिक अधिकार का मांग हमेशा चलता रहा, किसी न किसी प्रकार से कि भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया जाए, हमेशा मांग चलता रहा। ठीक है। और उसी दौरान 1925 आया और 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, उसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल भी कहा जाता है, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल इन्होंने पेश किया और इसमें भारतीयों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की व्याख्या किया इन्होंने, कुछ भारतीयों को, हमारे भारतीयों को मौलिक अधिकार मिले। बाद में 1927 में मद्रास अधिवेशन में और 1930 में कराची अधिवेशन में भी, कांग्रेस के अधिवेशन के मंच पे भी मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई कि भारतीयों के लिए फलाना फलाना मौलिक अधिकार दिए जाएं। इसके बाद आप देखेंगे 1928 में भी, 1928 में जब पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट पेश किया तो उसमें भी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का एक बड़ा सा दस्तावेज पेश किया और उन्होंने कुछ फार्मूला दिया कि ये मौलिक अधिकार होने चाहिए। और इस मौलिक अधिकारों की आगे किस ढंग से व्याख्या किया जाएगा, ये आगे भी इन्होंने प्रारूप बताया कि कैसे कैसे मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे। और यही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि 1931 में गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने 11 सूत्री मांग पेश किया था और उसी 11 सूत्री मांग में उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की भी मांग किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1934 में संयुक्त संसदीय समिति, यानी भारत के सरकार, उस समय जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उसकी संयुक्त समिति ने 1934 में इनकी मांग को खारिज कर दिया, यानी भारतीयों को कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भी यह प्रावधान नहीं था, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी यह प्रावधान नहीं था कि भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया जाए। अंग्रेजी हुकूमत ने इसको निरस्त कर दिया था। 1945 में जब 1945 का दौर आया तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान पे बड़ी सी रिपोर्ट तैयार की और बड़ी सी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उन्होंने भी मौलिक अधिकारों की व्याख्या किया कि भारत में ये मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों को दिया जाए और ये जरूरी भी है, क्योंकि क्षितिज पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच नहीं है, इसलिए ये देना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तेज बहादुर सप्रू ने इतना काम किया और उसके बाद आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई तो उस समय मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों के समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक मामलों के समिति के अध्यक्ष दो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। और उसी तरीके से मौलिक अधिकारों की एक उप समिति भी बनी और उस उप समिति के अध्यक्ष बने जीबी कृपलानी। और इन सभी लोगों ने मिलकर ऊपर से जितने भी मैंने आप बताए सबके फार्मूलों को लेकर, सभी लोगों के उसमें जो भी उनके दस्तावेज थे, जो भी उनकी रिपोर्ट थी, सब लोग उसको लेकर एक विधिवत सभी लोगों ने इस पैनल बनाकर अपने अपने सभी सुझाव दिए। और उसी सुझाव में फिर भाग 3, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के 7 मौलिक अधिकार दर्ज किए गए। 7 मौलिक अधिकार, यानी संविधान जब लागू हुआ उस समय हमारे देश में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7, जिसमें आप जानते होंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि संपत्ति हर विपत्ति की जड़ होती है और संपत्ति के अधिकार को लेकर आए दिन जनता परेशान रहती थी और आए दिन जनता अदालत के दरवाजे खटखटाती थी, तो सरकार के दरवाजे खटखटाती थी, धरना प्रदर्शन आए दिन, क्योंकि संपत्ति हर विपत्ति की जड़ है। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा कि संपत्ति हर विपत्ति की जड़ है, लेकिन विपत्ति में संपत्ति ही काम आता है।
इसलिए संपत्ति का अर्जन करना चाहिए। लेकिन संपत्ति के अधिकार को लेकर आए दिन भारत में विवाद होता था, आए दिन न्यायालय में विवाद पहुंचता था। इसलिए संपत्ति के अधिकार को ही मौलिक अधिकार की श्रेणियों से निकाल दिया गया। यानी 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 1978 में इस संविधान संशोधन के द्वारा यानी संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 क में डालकर एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया, अर्थात संपत्ति का अधिकार निकल गया और बचे अब 6 अधिकार। क्या बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे। वही 6 मौलिक अधिकार जो कि आपके मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, वही आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम अधिकारों को पढ़ते हैं और एक एक करके क्या करते हैं, इसको नोट डाउन भी करते हैं, क्योंकि जो ये पढ़ाया जा रहा है पूरे संविधान में अगर आपने सब पढ़ लिया और मौलिक अधिकार नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि मौलिक अधिकार ये भारत के संविधान की एक तरह से आत्मा है और अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार में ना तो आपकी सरकार दबा सकती है, ना उसे खत्म कर सकती है, ना उसे स्थगित कर सकती है, लेकिन हां कुछ ऐसी शर्तें हैं उसके अनुसार। इसलिए मौलिक अधिकार का पढ़ना बहुत जरूरी है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब देखिए मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। पहले हम 6 लिखते हैं फिर समझते हैं। पहला है, आप देखे होंगे, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया। इसके बाद ये सब रट जाइएगा, ये सब आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, समानता का अधिकार, इसी में है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता यानी कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया। ये सब आपको अभी बताएंगे। अनुच्छेद ये पहला हो गया। अब आएंगे दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, तीसरा, पेन सही नहीं चल रही, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आएंगे धार्मिक, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा, संस्कृति, और इसको लिख लीजिएगा, और जो लोग जानते हो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जो चीज आप जाना करिए उसको बिल्कुल मत लिखा करिए, बस सुना करिए, और जो चीज नहीं जानते उसी को लिखा करिए। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये 29 और 30। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। अब देखिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22,
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 25, 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, अनुच्छेद 31 कहां गया? ना स्वाभाविक है, तो यही अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है। यही है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, और संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता में दिया गया संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 31F। ठीक है, संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, सॉरी, अनुच्छेद 19F। ये अनुच्छेद आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार और संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19F, ये दोनों निकाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। तब जाके 6 हो ये अधिकार बटा और 6 आपकी स्वतंत्रता भी बचेगी। ठीक है, ये समझ में आया? अब एक एक अनुच्छेदों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे, अब देखो समानता का अधिकार से टोटल क्वेश्चन आते हैं, स्वतंत्रता से भी क्वेश्चन आते हैं, शोषण से विरुद्ध से भी अधिकार में आते हैं, इसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, संस्कृति से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है। फिर ये तो पूछिए मत, ये तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे संविधान की आत्मा ही है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये, इसको तो आप भूले ही नहीं सकते। बाकी सब भले ही आप भूल जाएं, लेकिन इसको आप भूल नहीं सकते। अब चलते हैं, एक एक चीजों को हम बताते हैं आपको। ठीक है, अब मैंने आपको बताया समानता का अधिकार, ठीक है, जिसमें आर्टिकल, अब मैंने बताया 14 से 18। अब इसको एक एक करके हम देखते हैं और एक एक करके याद करते हैं आपको। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहा गया? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब क्या? कानून। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। भारत में ना कोई वरिष्ठ अधिकारी, ना कोई वरिष्ठ सांसद विधायक, ना कोई छोटा आदमी, सभी लोग कानून की नजर में क्या है? समान है, जितने भी नागरिक हैं, और ये सबको मिलता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को मिलता है। और ये अगर विधि के समक्ष समानता देखेंगे, कानून की नजर में सभी लोग समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ये अगर इसका सिद्धांत आप देखेंगे तो ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया? ग्रेट ब्रिटेन। जबकि ये विधि के समक्ष समान संरक्षण, यानी विधि सभी लोगों को समान संरक्षण देंगी, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, या देश का कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, विधि यानी कानून उसको समान संरक्षण देगी, उसके हित का संवर्धन करेगी, किसी भी प्रकार से उसके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, और ये सभी नागरिकों को लागू किया जाता है। बात समझ में? लेकिन हाँ, इसके कुछ अपवाद हैं जो छोड़ दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जाते हैं। वो अधिकार जब हम आपको राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, राज्यपाल पढ़ाएंगे, तो अधिकार जो क्या क्या है उस समय बताया जाएगा। राज्यपाल अपने संवैधानिक पद पर अगर रहेगा या राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद पर रहेगा तो उसे विशेष छूट दिया जाता है, विशेष छूट। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं आर्टिकल 15। ठीक है, देखिए, धर्म, जाति, मूल स्थान, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेद भाव निषेध। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहां जाति के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर हर जगह पे भेदभाव होता रहा है। कभी हमेशा बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को देख के भेदभाव करती रही हैं, यहां जाति के आधार पर हर जगह रहा। चाहे आप दुकान हो, होटल हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी गार्डन हो, कोई भी न्यायालय, कोई भी स्कूल हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी है, आप किसी के साथ ना धर्म के आधार पे भेदभाव कर सकते हैं, ना जाति के आधार पे, ना मूल स्थान के आधार पे, ना क्षेत्र या लिंग, किसी के स्थान पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ना सरकारी क्षेत्र में ना निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर सकते। लेकिन आप आए दिन देखते होंगे
धर्म के आधार पर भेदभाव हो जाता है, आए दिन हो रहा है, होता भी रहेगा। संविधान में जो लिखा है अब इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आप देख रहे हैं। और भारत में ज्यादातर हो रहा है सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, शैव, वैष्णव, पारसी, जैन, इस आधार पे भेदभाव जो जहां पे देखा समय अवसर उस ढंग से कर देता है। जाति के आधार पे तो पूछिए मत, क्या क्या कहां कहां नहीं भेदभाव होता है। जो जितना अपर कास्ट जाए, लोअर कास्ट, जो भी जहां उसको समय मिला जाति के आधार पे भेदभाव कर देता है। जबकि एकदम भेदभाव निषेध है किसी भी प्रकार से, ना सरकारी सेक्टर, ना निजी क्षेत्र, ना कहीं किसी भी व्यवसाय में किसी भी प्रकार से आप जाति के आधार पर कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखो मूल स्थान या क्षेत्र के स्थान पे, जैसे मान लो आपका जन्म हुआ चंदौली में, चंदौली में आप कहीं गए सरकारी नौकरी की तलाश में, पता चला कि चंदौली में गए आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, दिल्ली में गए और आपसे पूछा कि भैया घर कहाँ है तुम्हारा, तुमने कह दिया चंदौली। अरे बाप रे बाप, नक्सलाइट है, इसको नौकरी मत दो, मुगलसराय का है, शाही है, इसको नौकरी न दो, या इसके साथ भेदभाव करो तो ये गलत है। लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन पुरुष स्त्री और आए दिन आपने देखा हो एक नया नपुंसक लिंग, उनके साथ भी भेदभाव होता है। अभी सोनू किन्नर का उदाहरण सामने था मुगलसराय में, उसके साथ भी भेदभाव हो रहा था। और यहां तक कि बड़े सारे ऑफिसों में अगर महिलाएं हैं या पुरुष हैं या नपुंसक लोग यानी तीसरे जेंडर पहुंच गए हैं, विभिन्न प्रकार के लोग भेदभाव करते ही रहते हैं। और यही नहीं, ये साधारण बात है, कहीं पर भी आप देखो लिखा रहता है महिलाएं, ठीक है, इस सीट पे 3-4 सीट है, फिर लिख दिया है महिलाएं, यानी हम भारत की नारी, तीनों सीट हमारी। भेदभाव नहीं तो क्या है? ठीक है, सशक्त नारी है, सशक्त देश है, लेकिन फिर भी भेदभाव होता है। अभी देखेंगे आप, एक स्कूटी से एक हीरो होंडा अगर लड़ती है तो हीरो होंडा को उठाने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और स्कूटी को उठाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, हीरो होंडा को उठाने वालों की संख्या नहीं बढ़ती है भैया। कहीं पर भी जाइए लेडीज फर्स्ट होता है। अगर कुछ भी सामान लेने जाइए जहां पर महिलाओं की लाइन लगी हुई तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, पहले इनका काम होगा, आपका काम बाद में होगा। हर जगह ऐसे है। कई ऐसे स्थान हैं निजी क्षेत्र में जहां महिलाएं काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं, लेकिन पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। कई ऐसे स्थान हैं जो जैसे जहां पर समझ में आता है उस तरीके से कोई न कोई भेदभाव करने लगता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और किसी प्रकार से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आता है आपका आर्टिकल 16। ये देखिए भारत का सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे एक चीज बताना भूल गया आपको, अभी अनुच्छेद 15 में ही जब कहा गया धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव, उसका कुछ अपवाद है। जैसे अपवाद में क्या है, अपवाद में यदि राज्य चाहे, ये भी है लिखा हुआ कि यदि राज्य चाहे, ठीक है, तो किसी भी महिलाएं या बच्चों के प्रति, किसी भी महिलाएं या बच्चों के प्रति किसी भी विशेष प्रावधान का कार्य कर सकती है, चाहे कहीं पर भी। अगर उसे विशेष प्रयोजन सिद्धि हेतु कुछ भी अलग करने का मन हो तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकती है। जैसे महिला आरक्षण विधेयक, नाम सुने हैं आप, लोकसभा में, विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत हो, या ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत हो, या बच्चों के संबंधित कोई भी बात हो, विशेष प्रायोजन सरकार कर सकती है। भले ही धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन संविधान में कुछ वर्णन है। और यही नहीं, संविधान में यह भी वर्णन है कि सामाजिक, इसके अपवाद बता रहे हैं, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। देखिए इसमें जाति शब्द का उल्लेख नहीं है सर, जाति शब्द का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, समाज मतलब जो समाज का हमारे यहाँ दायरा हुआ करता था। समाज में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जातियां बनी हुई थी और इस सामाजिक संरचना के आधार पर जो श्रेष्ठ माने गए थे, उनके आधार पर, यानी सामाजिक रूप से जो पिछड़ा होगा समाज में, जिससे उच्च स्थान और निम्न स्थान प्राप्त होगा, ये समाज का कोड था। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां से जातियां मुख से निकली हैं, जहां से जातियां बाहु से निकली हैं, जहां से जातियां नाभि से निकली हैं और जहां से जातियां जांघ से निकली हैं।
ये भारत एकमात्र देश है और कोई ऐसा देश नहीं जहां जातियां मुख से निकली हो। अब ये सनातन हो चाहे फिर वो कोई फालतू फितूर हो, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो आपको पढ़ाया जाता है वही बताया जाता है। लेकिन यू शुड बी मैन ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉट इमोशनल। आप हमेशा बुद्धि से सहारा लीजिए और बुद्धि के ज्ञान का प्रदर्शन करिए, उस आधार पे आप सोचिए, न कि इमोशनल होकर आप सोचेंगे। ठीक है, यानी एक भारत मात्र जाति है तो सामाजिक रूप से जिनको अधिकार नहीं मिला उस जमाने में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो चला आ रहा था, उस समय सिचुएशन में जो सामाजिक आधार से पिछड़े आज तक, और उनके लिए, और जो शैक्षणिक आधार पे पिछड़े यानी शिक्षा के क्षेत्र में, आप 1947 की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, मात्र 3% लोग ही अगड़े जातियों में ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएट मतलब स्नातक, मात्र 3% लोग जो शैक्षणिक आधार पे भी पिछड़े थे। इन लोगों को आगे ले जाने के लिए या समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। यानी सरकार, राज्य चाहे तो महिलाएं, बच्चों के लिए या फिर सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के उपबंध कर सकती है या फिर उनके आरक्षण से संबंधित वकालत भी कर सकती है। और आपको बता दें, इसी को लेकर भारत में बहुत सारी हलचलें हुई। इन्हीं को लेकर हिंदुस्तान की राजनीतिक दिशा दशा बदल गई और आज तक हिंदुस्तान उस आग में जल रहा है, तप रहा है। इसी से आरक्षण की सियासत शुरू हुई, इसी से आरक्षण की वकालत भी शुरू हुई और समाज में सभी वर्गों को समान करने के लिए विशेष प्रकार के उपबंध किए गए। हम अनुच्छेद 16 भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आरक्षण पे आपको बताते हैं। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या है? यानी सरकारी नौकरी। क्या है? सरकारी नौकरी, यानी भारत सरकार के द्वारा दी गई लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। यानी कोई भी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, सबके लिए, जनरल हो, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक आकाओं ने राजनीति के स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ न कुछ इसमें उपबंध जोड़ते रहे, जिससे समाज की जो लकीर आगे एक साथ चलनी थी उसमें से कुछ लकीरें मिट गई और कुछ लकीरें आज भी साथ चल रही हैं। ये अलग बात है कि सबने अलग अलग से व्याख्या इसका किया, लेकिन जो सच्चाई थी उसका व्याख्या नहीं किया गया। और संविधान में जितने लोगों को, जितने भी लोग भारत में थे, यानी जितने भी लोग चॉइस है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान आरक्षण के रूप में किया गया। थोड़ा सा हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे विवाद हुए। जो हमने बताया अनुच्छेद 15 में आरक्षण पर बहुत सारा विवाद हुआ। आपको पता होगा कि संविधान जब लागू हुआ तो एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण यानी 22% ऑलरेडी तय किया गया था। पूना पैक्ट समझौते के बाद आरक्षण की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसके वजह से भारतीय संविधान में एससी एसटी के लिए आरक्षण के खाका खींचा गया था 22%। लेकिन ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण के दायरे नहीं तय किए गए थे। और जब सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत की गई, और उसी तरीके से जब वकालत की गई तो वो दौर था, जो दौर था मोरारजी देसाई का। नाम सुने होंगे, भारत में पहली बार गए इंदिरा गांधी के बाद 1966 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी जी जब लगातार प्रधानमंत्री थी, उनके जाने के बाद 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार आई, यानी भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और गैर कांग्रेसी सरकार ने भारत में सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, यानी जिनको समाज में कोई उच्च स्थान प्राप्त नहीं था और जो शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े हुए थे, इनको आगे ले जाने के लिए, इनकी गणना करने के लिए और इनका विकास कैसे हो, इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में इन्होंने एक मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन का गठन किया गया। नाम सुने होंगे, बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन का गठन किया जाता है। और मंडल कमीशन ने क्या किया? मंडल कमीशन ने पूरे भारत में सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, देखिए जाति शब्द का कहीं भी उल्लेख संविधान में नहीं है। जाति शब्द का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। बस उल्लेख क्या है? सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से।
और बिंदुश्री प्रसाद के मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 3743 कितनी 3743 जातियों को सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया और उसे नाम दिया गया ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। और जो हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या की 52% थी, यही आज लड़ाई चलती है। हिंदुस्तान की कुल संख्या की 52% निर्धारित की गई इन जातियों की संख्या, जिसमें SC ST छोड़ दीजिए। 52% जातियां थी और इन जातियों के विकास के लिए, इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक रूप से विकास के लिए इनके लिए मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण की वकालत किया। इन सभी जातियों को समाज में आगे ले जाने के लिए, उनको सम्मानजनक, प्रतिष्ठापरक स्थान दिलाने के लिए ये 27% आरक्षण की वकालत की गई। ठीक है, 1979 में अपना रिपोर्ट दिया बिंदुश्री प्रसाद मंडल ने, लेकिन दुर्भाग्य से 1979 में सरकार गिर गई। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और जब सरकार गिर गई तो मंडल आयोग की जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो धूल फांकने लगी। इंदिरा गांधी 1980 में रीबैक हुई। 1980 में इंदिरा गांधी रीबैक हुई, दोबारा सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा था उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया कि इसके ऊपर कोई भी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कोई जरूरत नहीं आरक्षण देने की, और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 31 अक्टूबर सन 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद उनके बेटे राजीव गांधी शासन सत्ता में आए, और राजीव गांधी जब शासन सत्ता में आए तो उन्होंने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कुछ नहीं देखा, उन्होंने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कुछ सोचा ही नहीं, और उन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक शासन किया। और शासन क्या किया, 89 में बोफोर्स तोप घोटाला हुआ। उस समय हिंदुस्तान के राजा उभर रहे थे, बीपी सिंह, नाम सुने होंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्हें राजा मांडा कहा जाता था, आज के केजरीवाल की तरह वो भी उभर रहे थे, और हिंदुस्तान में जिसने भी भ्रष्टाचार किया था उनका कच्चा चिट्ठा जेब में लेके चलते थे, जो भी आता था फहराते थे और कहते थे देखिए हम इनका क्या लिए हैं, इनका कच्चा चिट्ठा आपके साथ लिए हैं, ये इनका कच्चा चिट्ठा देखिए, इन्होंने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। उसी समय 1989 में राजीव गांधी का बोफोर्स तोप घोटाला का जिन्न बाहर आ गया और उनके सफेद कपड़े पर उनके दाग लग गए बोफोर्स तोप के घोटाले। इतालियो क्वात्रोची, नाम सुने होंगे, इटली का एक व्यापारी था, और इटली के व्यापारी की वजह से, इतालियो क्वात्रोची की वजह से इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने दलाली खाई है, जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा कि बोफोर्स तोप में इन्होंने दलाली खाई है। भारत में हमेशा आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो झूठ हो चाहे सही हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा लोकतंत्र में चलता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बस ये कहना कि तू ज्यादा गलत हुआ कि हम ज्यादा गलत हैं, होड़ इस बात का है, कर सब रहे हैं लेकिन आप ज्यादा गलत हैं कि हम ज्यादा, लड़ाई इसकी है। और उस समय जब इन्होंने क्या किया, बोफोर्स का जिन्न बाहर निकाला, राजीव गांधी ने रिजाइन दे दिया और कहा कि अब जब तक हम सत्ता को प्राप्त नहीं कर, और जब तक हम इस आरोप से बरी नहीं हो जाएंगे, सत्ता को तिनके से भी नहीं छुएंगे। धन्य है राजीव गांधी जो सत्ता छोड़ दिया। और उसी के बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, नाम सुने, कई दलों के सरकार में आ गए, कई दलों ने इनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, 25 दलों के साथ इन्होंने समर्थन किया। और आपको बता दें कि मात्र 89 से लेकर 90 तक वो जान रहे थे कि हमारी सत्ता बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इसलिए उस समय भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा निकाला था, यानी कमंडल यात्रा निकाली, और इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए मन बना लिया। किसी से कोई फैसला नहीं लिया और इन्होंने सोचा कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट लगा देंगे तो फिर 1990 के बाद चुनाव होंगे, आम चुनाव, तो हम विजयी हो जाएंगे और हम भारत के निर्विवाद रूप के ओबीसी के नेता बन जाएंगे, पिछड़ों का और दलितों का हम नेता बन जाएंगे, हम आगे शासन करेंगे। और इन्होंने 13 अगस्त सन 1990, नाम सुने होंगे, याद कर लीजिए, 13 अगस्त 1990 को इन बीपी सिंह ने हिंदुस्तान में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए लागू कर दिया। उच्च शिक्षा में से लेकर पूरे हिंदुस्तान के सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण को क्या कर दिया, बीपी सिंह ने लागू कर दिया। और जब लागू कर दिया तो पूरे देश में आग चलने लगा। आरक्षण के समर्थक, आरक्षण के विरोधी दोनों आमने सामने आ गए। आरक्षण के समर्थकों ने कहा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, जबकि आरक्षण के विरोधी समर्थकों ने कहा कि बीपी सिंह की अंतिम इच्छा, ठाकुर बाभन मांगे भिक्षा। और इस समय खूब जमकर पूरे देश में आरक्षण के समर्थक के बीच और आरक्षण के विरोधियों के बीच जगह जगह खूब बमबाजी हुई,
बारूद फटे स्कूलों में और विद्यालयों में, डॉक्टरी में, चारों हॉस्पिटल में आग लगाने के कारण पूरा हिंदुस्तान जलने लगा सर, पूरा हिंदुस्तान जलने लगा। और इधर आडवाणी जी, अटल जी राम रथ यात्रा लेके चले, यानी मंडल कमीशन एक कमंडल लेके चले, और इधर बीपी सिंह ने मंडल लिया आया, और मंडल और कमंडल में हिंदुस्तान की राजनीति क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। वहीं से आरक्षण मिलना शुरू हुआ। बाद में सभी लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए कि 22% आरक्षण SC/ST को मिल रहा है, 27% आरक्षण इनको मिल रहा है, कुल 49% आरक्षण हो गया। यानी कहने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं होगा। बड़े सारे राज्यों ने इसको बढ़ा भी दिया। कितने सारे राज्यों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर उसे 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया। 9वीं अनुसूची में जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण, कर्नाटक में 69% आरक्षण, ये सब मिलने लगा। और कितने लोगों ने इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जो कि सरकारी समीक्षा के दायरे से बाहर था उस समय। और इस तरह से आरक्षण का खेल खेला गया। खैर, आरक्षण मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं जो गरीब हैं, जो सशक्त हैं, जो क्षितिज पर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज की एक लकीर बहुत आगे जाए और एक लकीर की संभावनाएं खत्म हो जाएं। और इसी आधार पर भारत में ओबीसी का आरक्षण दिया गया, वो उसी आधार पर सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और जिसका विरोध कुछ लोग आज भी करते रहे हैं, और कुछ लोग इसको क्या करते रहते हैं, लगातार बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि बिना आरक्षण के भारत की राजनीति संभव नहीं है। बिना आरक्षण के संभव है भारत की राजनीति? बिल्कुल संभव नहीं। और इसी आरक्षण की राजनीति पर बार बार 10-10 सालों के लिए क्या किया जाता है, आरक्षण को बढ़ाया भी जाता है, ताकि समाज के सभी पायदान एक वर्ग पर आ जाएं। अब आपका आता है अनुच्छेद 17। क्या आता है? अनुच्छेद 17। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मिश्रा जी का टाइम हो गया है, वो ऑनलाइन आएंगे और आपको लाइव चलाएंगे, आप देखेंगे। कल हम फिर पढ़ाएंगे अनुच्छेद 17 से लेकर पूरा जहां तक समय मेरा रहेगा। ठीक है? आप सभी को राजगुरु का प्रणाम, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।